हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सबका 100.7 FM रेनबो पर। प्रोग्राम बातें मुलाकातें लेकर हाजिर हूँ मैं मीनू खरे। आज इस प्रोग्राम का पहला अंक है और पहली चीज कोई भी हो अविस्मरणीय होती है। बातें मुलाकातें जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अलग अलग क्षेत्रों की ऐसी शख्सियतों से जिन्हें शीर्ष पर पहुंचने का गौरव हासिल है। आज हमारी मुलाकात इस प्रोग्राम में जिनसे होनी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, IITian हैं, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से MBA हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज द हेग से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी किया है। IAS 1984 बैच यूपी कैडर के अधिकारी हैं। एनी गेसेस? चलिए कुछ और क्लू देती हूँ। वो आगरा और सोनभद्र के DM रह चुके हैं, कार्यकुशल और स्वच्छ छवि के मालिक हैं। लोग उन्हें प्यार से मेट्रो मैन भी कहते हैं। देश दुनिया में अपनी कार्यकुशलता के झंडे गाड़ने वाले आज के हमारे मेहमान जिला मऊ की मधुबन तहसील के छोटे से गांव पहाड़ीपुर से आते हैं और इस समय उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं। आइए स्वागत करते हैं कार्यक्रम बातें मुलाकातें में हमारे आज के गेस्ट श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिश्र जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका आज पहला अंक है और नाम है प्रोग्राम का बातें मुलाकातें। धन्यवाद मीनू जी, ये तो मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय। मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी शुरुआत आज हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं और औरों को सुनाते हैं तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा होती है जी। तो निश्चित तौर पे जो ये आपका एक कार्यक्रम जो शुरू करने जा रही हैं उससे तमाम सारे लोग प्रेरित होंगे, बहुत अच्छे कार्य करेंगे और मैं समझता हूँ कि समाज में और ज़्यादा बेहतरी होगी जी। और जब ऐसी शख्सियत को लाना हो तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है? नहीं, देखिए इसके बारे में मैं तो ये तो नहीं कह सकता। मैं एक सामान्य सरकारी सेवक हूँ जी। लोगों को पब्लिक सर्विस मैंने 1984 में शुरुआत की एक जिम्मेदारी के साथ और उसी जिम्मेदारी को अभी भी पूरी तरीके से पूरी तन्मयता के साथ मैं निभा रहा हूँ कि कैसे मैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। मिश्र जी, मऊ जिले के मधुबन तहसील के पहाड़ीपुर गांव से लोक भवन लखनऊ तक के सफर पर जब आप नजर डालते हैं तो कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारा रास्ता तो भगवान तय करते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं जब पहली शिक्षा प्रारंभ किया तो पेड़ के नीचे, जो प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में ही था, वहाँ पे क्लासरूम के नाम पे केवल एक कमरा था और हमारी कक्षाएं पेड़ के नीचे लगा करती थी। हमारे मास्टर साहब को बैठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं, हमारे घर से खटिया आती थी, वो बैठते थे और हम अपने घर से बोरा ले जाते थे और अपना वहीं पे बैठ करके हम पढ़ाई करते थे। वहाँ से लेकर के लोक भवन का सफर देखिए हम सोच नहीं सकते थे। तो मुझे लगता है कि भगवान ने एक रास्ता तय किया था और वो रास्ता उसने ऐसे तय किया था कि जब आप अच्छा करोगे तो करते 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 आपको एक समय पूरे प्रदेश के मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जी। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश की ताकत है। मैंने गांव से हमारे साथ जो पढ़ते थे बच्चे, मेरे साथी जो थे, अब वो कुछ अपने सर पे खजोली लेकर के सब्जी बेचने भी बाजार में जाते हैं, कोई उसी बाजार में दर्जी का भी काम कर रहे हैं, कोई लॉन्ड्री, कोई बहुत अलग अलग किस्म का काम कर रहे हैं। जो सबसे अधिक हुआ वो जूनियर इंजीनियर बन गए जी। मैं भी कहीं से मास्टर बनता था कहीं पे, लेकिन इस प्रकार की एक बड़ी चुनौती में जिम्मेदारी, तो ये तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की का एक विधान था, प्लस हमारे माँ बाप का भी आशीर्वाद था, जिससे मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला जी। आपने बात किया कि आप कभी आम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, कभी नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। घर से चारपाई आ जाती थी, बोरे आ जाते थे जिस पर बच्चे बैठते थे। तो ये उस आम के पेड़ की हवा में और ये चारपाई में, बोरे में क्या ऐसी तासीर थी? करीब दर्जन भर IAS आपके गांव से निकले हैं, तो ऐसा क्या है उस गांव की आबो हवा में?
बिल्कुल सही आपने कहा। इनफैक्ट जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ था जी। तो मैं अपने गांव का 9वां आईएएस अफसर था। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पहले जो आईएएस अफसर बने थे, अगर उनको बोले कि अपने गांव पहुंच जाए तो गांव भी नहीं पहुंच सकते थे। वो सेकंड जनरेशन के लोग थे, मतलब पहला जनरेशन जो कोई आगे बढ़ गए, शहर में गए, काम किए। मैं अपना पहले जनरेशन का, जो कि हमारे पिताजी बड़े साधारण सी सर्विस में थे, लेकिन हमारे सामने 2-3 बातें थी। एक तो हमारे पिताजी जो थे बड़ी साधारण सी सर्विस में थे, उस जमाने में बड़ी सारी किताबें आती थी। एक तो रूस से किताबें आती थी, फ्री में सारी किताबें निःशुल्क बांटने के लिए। जब निःशुल्क सब जगह बढ़ती थी तो हमारे लिए भी लाते थे। और जैसे भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल, ऐसी बहुत सारी किताबें लाते थे और मैं खूब पढ़ता था। उसके साथ ही साथ पिताजी हमारे वो जो सस्ती जो है आपकी गीता प्रेस की जो है बड़ी बड़ी लोगों की जीवनी, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें, मैंने, आप सोच सकते हैं छोटे बचपन में मैंने ऐसे तमाम लोगों की जीवनी पढ़ी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कैसे लोग एक साधारण से निकल करके कितना बड़ी चीज़ बन जाते थे। इनफैक्ट मैं जब छोटा, मुश्किल से जब क्लास 5 वगैरह में रहा हूँगा, तो मैं गाँव में एक लाइब्रेरी बनाया अपने घर में, और उसका नाम हमारी बड़ी अम्मा जो है वो नहीं थी, सरस्वती उनका नाम था, सरस्वती मिश्रा, उनके नाम पे सरस्वती पुस्तकालय बनाया। गांव के बच्चों को मैं अपना किताब बांटता था कि भाई बाबूजी किताब लाते थे तो उन बच्चों को उनको देते थे, आप ले जाइए, 15 दिन के बाद लाकर वापस करिए। और दूसरी चीज़ है, तो एक तरफ तो हमारे पिताजी बहुत हमको मैंने पढ़ने के लिए काफ़ी मतलब ये करते थे, क्योंकि बताते थे देखो ये फला है जो कि आजकल वो देखो भारत सरकार में चले गए, वो यहाँ पे है वहाँ, तो एक तो ये प्रेरणा मिलती थी। हमारे पास में पंडित कन्हैयालाल मिश्रा जी हमारे गांव के हमारे बाबा लगेंगे, कभी वो आते थे, उनके पीछे पीछे भागते भागते हम लोग जाते थे, देखते थे। वो एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी बहुत बड़े लेखक कवि हुआ करते थे, उनको पीछे पीछे हम लोग घूम के जाया करते थे। तो एक तो ऐसे लोगों को देख करके आपको लगता है कि जब ये लोग इतना अच्छा है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते, हमें भी वही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गाँव के प्राइमरी स्कूल के एक मास्टर थे हमारे, उनका नाम था मिश्री लाल, हमारे बगल के गाँव के थे। बड़ी इज्जत उनको हमारे गांव में, हर सभी जगह उनको बहुत बहुत लोग इज्जत देते। वो बच्चों में पढ़ने की आदत डलवाना, बच्चों को एक संस्कार देना। आपको बता दूं, स्वच्छता का पहला संस्कार मुझे अपने मिश्री लाल मास्टर से मिला कि आप जब वो कहते थे कि जब तुम कुछ खाते हो, गांव में हम लोग जैसे कि अब होरहा कहते हैं, जो तमाम सारी चीज़ें जैसे कि चने का, मटर का, अब आप खाते हो इधर उधर फेंकते हो। वो कहते थे खाओ और एक जगह रखो और उठा के कहीं जा करके कूड़े में डालाओ। इतनी सारी बातें बोलते थे, वो सब बात ही मन में बिखरती चली जाती थी। जैसे वो कहते थे कहीं जाओ सीखते रहो, हर चीज़ से लोगों से सीखो। दूसरा, हमारे पिताजी का एक बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा बचपन से ही हम लोगों में आदत डाली कि भाई आप कभी भी उगे सूरज को मत देखना, हमेशा उगते हुए सूरज को देखो। तो वो हम एक ऐसी आदत डाली, आज भी मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ करके अपना काम शुरू कर देता हूँ। मिश्र जी, बातें तो बहुत प्रेरक चल रही हैं। आपने सूरज की बात कही है, तो क्यों ना एक गीत सुन लें आपकी पसंद का, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
वेलकम बैक दोस्तों। कार्यक्रम चल रहा है बातें मुलाकातें। गीत तो बहुत अच्छा था मिश्र जी। बातों का सिलसिला फिर उसी जगह से शुरू करते हैं जहां पर हम थे, यानी कि आप बात कर रहे थे अपने करियर की। मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार हमारे बाबूजी बलिया में थे जी। और वहां से वो आ रहे थे, बस से आ रहे थे, तो बस में उनके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा टाई पैंट शर्ट टाई डाले हुए, बड़ा अच्छा देखने। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? बताया कि नैनीताल पढ़ते हैं, बिरला विद्या मंदिर में। बोले तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो बोला कि मास्टर है, प्राइमरी स्कूल का मास्टर है। तो उनको आश्चर्य हुआ। बोले कि तुम्हारे घर पे बहुत बाग बगीचा खेत बाड़ी होगा, बहुत सारा चीज होगा। नहीं तो कौन नैनीताल भेज, नैनीताल तो हम कभी जाते नहीं। तो बताया कि जो है वो हमको सरकार पढ़ाती है। तो बाबूजी को और आश्चर्य हुआ कि सरकार क्यों पढ़ाएगी तुमको? तो बताया कि ऐसे लोगों को जिनके फादर की इनकम इतने से कम है, उस जमाने में 500 रुपये हुआ करती थी, उससे कम है, तो उसको एक कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का, जिसमें गणित और हिंदी का परीक्षा होती है। उसमें अगर आप 100 बच्चे में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको अगली परीक्षा देना पड़ेगा पूरे देश स्तर का। उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो सरकार के बच्चे बन गए। तो बाबूजी आते थे, वही सैटरडे संडे को आते। तो उन्होंने जैसे कि उस दिन आए तो मुझसे पूछने की जगह बोले कि क्या तुम बाहर जाना चाहोगे पढ़ने के लिए? तो हम बोले बिल्कुल जाएंगे। कि उसके पहले मैं एक ही बार बनारस गया था जी। और कहीं गांव के बाहर वही आसपास के बाजार में जा ले, उसके अलावा कहीं गया नहीं था। तो बोले तुमको इम्तहान देना पड़ेगा। मैं दे दूंगा। तो फॉर्म उन्होंने भरवाया और मैं बलिया में इम्तहान दिया। पता चला रिजल्ट आया तो उसमें यूपी में मेरा पहला स्थान। उसके बाद फिर अगला इम्तहान था इलाहाबाद में, और उसमें भी मेरी 5वां स्थान आ गया पूरे देश में। मैंने इतना मैं पढ़ने लिखने में ठीक था, वो भगवान की कृपा। मेरा सिलेक्शन हो गया। उस मैंने मैं एक तरह से समझ लिया कि सरकार का बच्चा बन गया मैं जी। और उस सरकार का बच्चा बनके मैं सीधे सीधे विकास विद्यालय रांची पहुंच गया। एक पब्लिक स्कूल जहां पढ़ते थे, मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते थे, तमाम सारे बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोगों के बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों के बीच में मैं पहुंच गया। उस योजना का ये लाभ था कि उसमें हमारा सारा रहना खाना पढ़ना लिखना आना जाना, यहाँ तक कि पॉकेट मनी। और जब शुरू में हम गए थे तो गांव से गए थे तो अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अंग्रेजी का कोचिंग भी पढ़ाई करना। मेरे पिताजी जब मुझे छोड़ने आते थे उनका भी आने जाने का खर्चा, उनका भी टीए डीए सब कुछ। इतना बढ़िया स्कीम था ये। उस योजना में मुझे लाभ मिल गया और वो मैं समझता हूँ कि भगवान ने एक मौका दिया। आपकी इस कहानी ने मेरे उस प्रश्न का जवाब दिया जो मेरे मन में बहुत कौतूहल जगा रहा था कि आप 6 भाई बहनों के परिवार में आप एक बड़े बेटे थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन आपने इतनी अच्छी आपकी एजुकेशन हुई, आपने तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस का नाम मैंने शुरू में लिया, आपने वहाँ पर पढ़ा। तो ये मुझे तो समझ में आया कि स्कॉलरशिप का रास्ता आपका रहा। मतलब वो कि सरकार ने पढ़ाया, फिर उसके बाद में वहीं से मैं आईआईटी में सिलेक्शन हो गया मेरा। पढ़ने में अच्छा था और बाबूजी हमेशा कहते थे जो काम करो बेस्ट करो, मैंने हर चीज़ में उत्कृष्टता होनी चाहिए। मतलब मैं अपने पिताजी को बड़ा, अपने जो हमारी है पिताजी को या हमारे गांव के मिस्त्री मास्टर को मैं बहुत मैं देता हूं उनको कि उनकी जिम्मेदारी की उनकी वजह से ये सब सारी बातें बचपन में आई। तो वहां से मैं सीधे आईआईटी कानपुर पहुंच गया। आईआईटी पहुंच करके फिर उसके बाद मैं सीधे आईएएस में आ गया, कहीं रुका नहीं बिल्कुल। वो ईश्वर ने वो रास्ता तय कर रखा था। प्रेरक आपका बचपन रहा जो आपने अपनी कहानी बताई, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न अपने आप सिमट गए जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मसलन आपका कौन से ऐसे विशेष शिक्षक थे जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया। एक गीत सुन लेती हूँ आपकी पसंद का और उसके बाद हम लोग लौट के आएंगे और आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था, इस माने में कि क्या आप शरारती बच्चे थे या आप कैसे थे और भाई बहनों के साथ कैसा आपका पारिवारिक जीवन था, घर में अनुशासन कौन कायम करता था, माँ या पिता? तो ये हम लोग बातें करते हैं, लेकिन सुन लेते हैं एक गीत आपकी पसंद का। आपने तो कामयाबी की बहुत बड़ी बहुत ऊंचा शिखर स्थापित किया है, तो हम शुरुआत करते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। आपकी पसंद का ये गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
बहुत स्वागत है आपका फिर कार्यक्रम बातें मुलाकातें में। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनका नाम है श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। हमारे साथ हैं, बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए हैं और बहुत ही रोचक संस्मरण शेयर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी मिश्र जी की पढ़ाई की बातें आपने बहुत करी कि आप बहुत पढ़ते थे और बड़ी प्रेरक बातें बताई, लेकिन वो बचपन कैसा जिसमें शरारतें ना हो, पर चढ़ते थे, क्या क्या करते थे? नहीं, बहुत कुछ करते थे हम लोग तो। पेड़ पे चढ़ करके ओला पाती से लेकर के क्या क्या खेलते थे, कबड्डी और चिकई और क्या क्या सब, तो गांव में गुल्ली डंडा, गोली और सब हर काम करते थे और उसकी सजा भी मिलती थी कई बार। अच्छा। अब वो हमारी बड़ी दीदी जो है, जो हमसे करीब 7 साल बड़ी थी, तो हमारी बड़ी दीदी डिसिप्लिनरी थी, क्योंकि माँ तो कुछ नहीं करती थी, बहुत वो तो प्यार करती थी, बाकी लोग भी बहुत वो करते थे, लेकिन मेरी बड़ी दीदी अगर कहीं कुछ ज्यादा बदमाशी हुई तो वही हम लोग को जो है टाइट करती थी। हर साल मैं अपने गांव जाता हूँ। तमाम सारे हमारे बचपन के जो दोस्त हैं, चाहे वो दर्जी का काम कर रहे हो या बाग बगीचा में चीजें लेकर के अपने बाजार में बेचने जाते हो या कोई साधारण नौकरी करके रिटायर, सबके साथ वैसे ही मेरे संबंध है। अभी भी मैं उनके साथ में गांव में जाके गुल्ली डंडा खेलता हूँ। जब आपने मुख्य सचिव यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पदभार ग्रहण किया था, उस समय अखबारों में मैंने पढ़ा था कि आपने ग्राम देवता की पूजा भी जाकर की थी। जो ग्रामीण जीवन है उससे इतना लगाव है आपका आज भी, कैसे इसको आपने मेंटेन किया? क्योंकि आमतौर पर लोग जब जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो वो पिछला अतीत से कुछ कट जाते हैं, परिस्थितिवश कट जाते हैं, चाहते न चाहते हुए भी, लेकिन आपने इसको मेंटेन करके रखा। देखिए, मेरा मानना है कि पौधा जब तक जमीन से जुड़ा रहेगा उसमें हरियाली आती रहे, और जिस दिन जमीन से निकल गया, अपनी जड़ों से दूर हो गया, फिर वो सूखना चालू हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने ये बचपन के मेरे संस्कार है। आईएएस में आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि हर साल मैं अपने गांव जरूर जाऊंगा और तमाम सारे लोगों से मिलूंगा। इनफैक्ट गांव में लोग मुझे बड़े प्यार से जो है कलेक्टर बाबू कहते हैं। जी। तो हमारे आसपास के इलाके में किसी के यहाँ पे सड़क की दिक्कत है, कहीं नहर की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, जो आसपास के स्कूलों में शौचालय, सब जगह। क्योंकि हमारे जो तमाम सारे साथी, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि एक तो हमारे हाजी मुनीर जी है, नेमडाण हमारे गांव के बगल में है जी। और हमारे पिताजी ने तो हाजी से मुलाकात कराई तो बोले कि हज करने गए, और हज करके इन्होंने एक निर्णय लिया। अब नहीं, हाजी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने एक निर्णय लिया वहाँ पे भगवान के सामने, वहाँ पे कहा कि भाई मैं अनपढ़ हूँ, मेरी पत्नी अनपढ़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे इलाके में सब कोई शिक्षित हो। तो हमसे कहे कि बाबूजी कहे कि तुम ऐसा करो कि इनकी मदद करो कि ये यहाँ पे पूरी शिक्षा फैला सके। आज हाजी जी का जो स्कूल, उसको प्राइमरी से लेकर के जूनियर हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल से इंटरमीडिएट, आज वो ग्रेजुएशन और मास्टर की पढ़ाई होती है। ये सारी की सारी जो पढ़ाई है उसमें हर स्तर पे, क्योंकि सरकार में तमाम सारी चीज़ों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, तमाम सारी दिक्कतें होती है, हर चीज़ मैंने उनकी मदद की। और हाजी जी जब भी मैं गांव जाता था, एक खंतरी दही अपने घर से जरूर लाते थे। अरे अरे, वाह 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 वाह। ये ऐसे संस्कार हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जुड़ा हो जाता है, और आज आपने जिस शिद्दत से उन्हें याद किया, उस इलाके का एक चित्र खिंच जाता है सामने। ज़ईफ़ माँ की दुआओं का ये असर निकला, ये कामयाबी मेरे रिश्ते का सफर निकला। ज़माने भर की निगाहों, ज़माने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, ज़माने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जो अपनी माँ का कदम घर से चूम कर निकला। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता, गाँव मेरा मुझे याद आता। लौटता था मैं जब
पाठशाला से घर अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात को अपनी ममता के आंचल तले सबकी यादें के मुझको सुनाती थी माँ। सोच के दिल में टिकटी टूटती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सबकी आँखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। सबकी आँखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआ ये कि खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तस्वीर मुझे गुदगुदाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर कार्यक्रम बातें मुलाकातें में। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनका नाम है श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आजकल लोगों में एक सिंथेटिक लाइफ हो गई है, जीवनचर्या ही अलग हो गई है। क्या आप ये सोचते हैं कि जो आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो इस कारण इतना सबसे जुड़ाव है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, चाहे वो आंवला में मैं एसडीएम रहा हूँ, बनारस में चकिया में मैं थोड़े पीरियड के लिए एसडीएम था जब मैं ट्रेनिंग में था, या मैं एडीएम चित्रकूट में था, या यहाँ लखनऊ में मैं सीडीओ था। आप लखनऊ में आप किसी गांव में आप जाइए, आपको गांव-गांव में लोग मुझे जानेंगे। लोगों के साथ एक दिल के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब उससे ऐसे अपने गांव के साथ भी वैसे दिल से जुड़े हुए, और गांव नहीं पूरे इलाके के साथ। जब मैं गांव जाता हूं तो पूरा इलाके के लोग आ जाते हैं और कोई छोटी छोटी अपनी समस्या लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि उनको उससे उनका एक फायदा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं आता हूँ तो अब भी नहीं, जब पहले भी मैं जाता था तो जो है वहाँ के लोकल हमारे कलेक्टर साहब हैं, वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, या वहाँ के पुलिस कप्तान साहब हैं, लोकल थाने के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, सब लोग आते हैं गांव में हमारे। उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निदान हो जाता है और उससे बहुत सारी चीजें जो लोगों को एक ये भी उत्साह मिलता है कि हम भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अब हमारे परिवार में भी, जैसे मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे पीछे हमारे भाई लोग भी काफी आगे बढ़ गए। जी जी जी, सबको काफी मौका मिला, हमारी बहनों को, भाइयों को, वही नहीं पूरे गांव को, हर कोई एक उनको प्रेरणा मिली कि हम भी अब आगे बढ़ सकते हैं। और अब तो हमने अपने गांव का जो प्राइमरी स्कूल है को एक स्मार्ट स्कूल बना दिया, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर कोई स्कूल अडॉप्ट करे, तो हम अपने गांव के स्कूल का अडॉप्ट किए। अच्छा। जिस स्कूल में पढ़ा था, आज हमारा स्कूल एक स्मार्ट स्कूल है, बहुत आदर्श स्कूल है। वो इंटर कॉलेज जहाँ मैं पढ़ने के लिए जो शुरुआत में, उसके बाद तो मैं वहीं से एक क्लास पढ़ करके निकल गया। मैं बलिया बाबूजी रखे, 6-7 महीने के भीतर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं रांची चला गया। लेकिन उस स्कूल को भी एक काफी ज्यादा उसमें डेवलपमेंट हो गया। ये जो देखिए हम अपने प्रधानमंत्री जी से बात सीखते हैं कि हर कोई को जोड़ करके अगर हम विकास के साथ जोड़ दें तो देखिए कि कितना बड़ा आपको जो है देश कितना आगे बढ़ सकता है। जी जी, नहीं कोई सोच नहीं सकता है। तो चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं भी हो, हर कोई को वो मौका पर्याप्त मिलना चाहिए। वो मौका मिले कि जिससे कि वो अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक, क्या मालूम कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी निकल जाए, क्या मालूम कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाए। तो हर आदमी में वो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं तलाशने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जी, बड़ी रोचक बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ गीत संगीत भी हमारे कार्यक्रम में होता रहता है, क्योंकि ये एफएम रेनबो एक म्यूज़िकल चैनल है, जो आपका म्यूज़िकल हमसफ़र है। और हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद लौट कर आते हैं और आगे की बात करते हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी से। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, we gonna let the music play. AIR FM stereo all the time on All India Radio. आप सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं मीनू खरे 100.7 FM रेनबो कार्यक्रम बातें मुलाकातें। आज इसका पहला अंक और पहले अंक में हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे विशेष अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, बातें कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं की जो खासे प्रेरक हैं, जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः करती हूँ। और अब आ जाती हूँ युवावस्था पर। अगर मैं जानना चाहूँ युवावस्था के स्वप्न, साथी, सलाहकार और सफलता, ये सब आपस में कैसे जुड़े? ये मन में जिज्ञासा होती है कि युवावस्था में कैसे स्वप्न थे, क्या बनना चाहते थे और वो सब कुछ पूरे होते गए, तो उसके लिए साथी कैसे थे, सलाहकार कैसे थे और फिर सफलता उन सब में कैसे विभिन्न होती चली गई? देखिए, ऐसा है कि कोई बहुत आगे का सोच करके मैंने कभी काम नहीं किया, हमेशा प्रेजेंट में रहा। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं बेस्ट करूँ। ऐसा नहीं कि अगले 20 साल बाद क्या करेंगे। इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं IIT में पढ़ने जा रहा हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो IIT का नहीं सोचता था जी। जब IIT का इम्तिहान का बाद उसमें सोचा कि क्या बेस्ट हो सकता हमारे लिए। तो उसके बाद वो परीक्षा दिया। मैंने IIT का इम्तिहान दिया, NSTS का इम्तिहान दिया और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का इम्तिहान दिया। केवल 3 परीक्षा भरा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास क्षमता नहीं थी कि बहुत सारे फॉर्म भरते, बहुत इतना पैसा खर्च करते। उसमें मैं NSTS का इम्तिहान दिया, NSTS मेरा सिलेक्शन हो गया। IIT का दिया, IIT का सिलेक्शन हो गया।
बाबूजी बोले तुम जाओ लखनऊ जाके ISM के इम्तहान दो, मैंने इम्तहान ही नहीं दिया। मैंने कहा कि नहीं जाने की जरूरत है, दोनों में मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब IIT में था, IIT में जाकर के मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कि विदेश में, मैं IIT में मेरे रिकॉर्ड आज भी अनब्रोकन है। अच्छा। मैंने IIT में मैं पास आउट किया 10.0 CPI के साथ, 100%, 10.0 CPI। क्या बात है। मैं वहाँ का IIT का बेस्ट ऑलराउंडर भी था, मेरा बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट भी था, मैं अपने डिपार्टमेंट का भी टॉपर था। मैं वहाँ का, मैंने जितने सारे रिकॉर्ड है सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे बने हुए। वही नहीं, जब मैं वहाँ पे सिडनी पढ़ने गया, वहाँ का मैं डीन से स्कॉलर हूँ। मैं वहाँ पे हेग पढ़ने गया, हेग में भी टॉपर रहा, क्योंकि ये बाबूजी ने ऐसी कीड़ा एक मन में डाल दिया था वो कि इसको तुम्हें जहाँ पे रहना बेस्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ सबको मिल करके करना है। मैंने ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि लोग हमारे जितने साथी IIT के जो जितने सारे अच्छे लोग थे सब हमारे साथी थे, किसी के साथ कोई नेगेटिव भाव नहीं, सबके साथ पॉजिटिव भाव के साथ लेकर के थे। और हर चीज में, जैसे पढ़ाई के साथ आपने कहा ना, तो बेस्ट ऑलराउंडर भी था मैं। ऐसा कोई नहीं होता कि मैं स्पोर्ट्स में भाग लूं। मैं कानपुर से लखनऊ दौड़ करके आया हूँ जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। कानपुर से मैं खजुराहो तक मैं साइकिल किया हूँ, पूरे तमाम सारे पहाड़ों में मैंने इतना सारा ट्रैकिंग किया है। आपका पहाड़ जो हिमाचल में हो, उत्तराखंड में, बहुत जगह ट्रैकिंग किया। मैं अपने बच्चों को लेकर मैं ट्रैकिंग के लिए निकल जाता था, हर साल में निकल जाता था। लेकिन साथ ही साथ आपके बहुत जगह आपके मन होता है कि हम ये करना चाहते हैं, वो नहीं भी हो पाता है जी। मैंने कई सारी चीजें आपको लगता है कि हम ये करें और वो काम नहीं, वैसा कि हम हमारी इच्छा से नहीं, हम अपनी क्षमता के मुताबिक बेस्ट करें। और अगर कुछ नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ और मौका सोच रखा होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा ईश्वर के प्रति मैं समझता हूँ कि वो उसने ही ये मेरे लिए मौका बनाया है। तो जब उसके प्रति विश्वास है तो अपना रास्ता बनाता चला जाएगा। हम अपने काम में लगे रहें, जो काम करना, आज मुझे काम मिला है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आज मैं बेस्ट करूँ, मैं खेल रहा हूँ तो आज मैं बेस्ट करूँ, आज मैं अगर कोई जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को मैं बेस्ट तरीके से करूँ। ऐसे ही चाहे वो मैं SDM रहा हूँ, ADM रहा हूँ, DM रहा हूँ, तो ये नहीं सोच करके कि आगे मुझे क्या बनने वाला। अब कोई मुझे अगर सोनभद्र में मुझे जो कोई DM मुझे देखा होगा तो सोनभद्र में वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किस तरह से मैं काम करता था, बिल्कुल आपको कोई इलाका नहीं होगा जिस इलाके में आपको बता दूं कि मैं ट्रेन से जाकर के, साइकिल से जाकर के, पैदल जाकर के लोगों को लेके जाया करता। जब आगरा का DM था तो देखिए यानी का प्रोग्राम कराया मैंने, इतना बड़ा ताज के पीछे कार्यक्रम कराया। आगरा का जो था तो हमारा टूरिज्म का बड़ा फोकस था। तो जब जहाँ पे जो जिम्मेदारी मिलती है, ये हमारे पब्लिक सर्वेंट के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेवा है, लोगों की सेवा करना, जो जहाँ पे जिस तरह की चीजें उस काम को कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति इतने डायरेक्शंस में काम करता है, ट्रैकिंग भी कर रहा है, स्कूल भी, लाइब्रेरी 10 साल की उम्र में ही बना दे रहा है कोई व्यक्ति। नहीं वही नहीं, मैं तो बताऊं कि मैं जब IIT में था तो वहां भी मैंने एक पुस्तकालय बनाया था, एक बुक बैंक बनवाया था। अच्छा। बुक बैंक केवल इसलिए क्योंकि चूंकि मैं इस बैकग्राउंड का था कि मैं उतनी महंगी किताबें नहीं खरीद सकता था। बहुत बड़ी महंगी किताबें होती थी वहां पर, एक किताब तो सैकड़ों रुपए की होती थी, हम कहाँ से खरीदते थे। स्कॉलरशिप वहां भी मुझे मिलती थी, लेकिन फिर भी पिताजी से कुछ पैसा मुझे मिलता था जी। अब उतनी किताबें खरीदने का, लाइब्रेरी में उतनी किताबें मिलती नहीं थी। तो मैंने वहाँ एक बुक बैंक, हमारे जो स्टूडेंट जो हमारा जो वेलफेयर का हुआ करता था, उनके मैडम, उनके साथ लेकर के एक बुक बैंक बनाया। आपका 1000 रुपए की किताब है तो 100 रुपए में किताब आपको मिलेगी पूरे सेमेस्टर यूज करने के लिए, और उस किताब को आप अच्छे से रखेंगे तो आप 50 रुपए वापस हो जाएगा। अब किताब वापस करिए 50 रुपए, तो आप समझिए कि 1000 रुपए किताब 50 रुपए मिल गई, तो कितनी बड़ी चीज हो गई। तो इसके लिए हमें डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स जो थे GK लाल साहब उस जमाने में, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर, और मैडम का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनके उन्होंने मेरी बड़ी मदद की इस काम के लिए। मैंने कहा कि हमारे जैसे बच्चों को किताब कैसे मिल पाएगी, लाइब्रेरी में लिमिटेड किताबें मिल नहीं पाएगी, तो क्या करेंगे। तो अब हमको 50 रुपए में 1000 रुपए किताब मिल जाती थी, और इसके हिसाब से मैंने लगातार बनाता चला गया बुक बैंक में। तो इससे एक ऐसा है कि जब आपको जरूरत हो तो उसके हिसाब से अवसर क्रिएट करते हैं। सुन लेते हैं एक गीत आपकी पसंद का। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल
बैक दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है बातें मुलाकातें। गीत तो बहुत अच्छा था मिश्र जी, बातों का सिलसिला फिर उसी जगह से शुरू करते हैं। बहुत सारे अवसर आपने स्वयं क्रिएट किए और आप आगे बढ़े। मन कर रहा है कि आपसे पूछूं कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, खाने में, पहनने में, संबंधों में, शहर में, शौक क्या क्या है? इस शौक के लिए कभी समय भी बचता है क्या? शौक तो बहुत चीज होता है, हर आदमी का शौक होता है। शौक तो बहुत कुछ होता है। पहले मैं बहुत लिखता था। अच्छा। अभी भी मैं बहुत लिखा हूँ, काफी लिखने का शौक था मुझे। क्या लिखते हैं? मैंने तमाम सारे हमारे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में भी मेरे पब्लिकेशंस हैं। भारत सरकार के सचिव ग्रुप में भी मैंने कम से कम 20-25 आर्टिकल्स लिखे होंगे जो तमाम सारी जगह छपे होंगे। मुझे शौक घूमने का बहुत शौक, मैंने नई जगह को देख करके सीखने का, और कुछ नया चीज सीखे तो उसको फिर अपने यहाँ लाने का। बहुत चीजें मैंने जगह जगह सीखी, कहीं विदेशों में जाके सीखी, अपने देश में उसको लाया कि हम उसको कैसे उस चीज को ला सकते हैं। तो मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, पढ़ने का शौक है। तो शौक तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ऐसा नहीं कि शौक नहीं है, शौक है। और सबसे बड़ी चीज है कि अपना जो है नित्य की जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो सब भी आपकी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। और मैं समझता हूँ इन सब चीजों में मेरी पत्नी मेरी बहुत काफी मददगार है। वो भी एक प्रोफेशनल है, वो एक प्रोफेशनल है, वो यूएन में काम करती है। अच्छा। और उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि मतलब सी सपोर्ट्स भी एवरीवेयर। तो आपकी जॉब भी बहुत व्यस्तता भरी है, पत्नी यूनाइटेड नेशंस में काम करती हैं, तो ये सब कुछ मिला के जो परिवार के जो दायित्व हैं, ये सब कुछ कैसे निपटते हैं? सब हो जाता है, देखिए सब ईश्वर करता है सब कुछ। हम लोग कौन, हम तो केवल भगवान के हाथ में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हम तो सब वो करता है। देखिए आप मन से, अगर पवित्र मन से आप कोई काम करिए, हाँ। आपके मन में अच्छे भाव हो तो सब काम वो कर देता है। जी। मेरा ये मानना है। तो इसलिए जैसे बच्चों का भी है, बच्चे अपने आप ही सब अच्छा करते हैं। तो आपके अगर मन के भावनाएं पॉजिटिव हो तो आपके आसपास वाले लोग पॉजिटिव भाव के हो जाते हैं। इनफैक्ट उनकी नेगेटिविटी के भाव से आएंगे, स्वतः पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको देख के पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर आप किसी अगर ठंडी जगह पे जाएं तो आप चाहे कितने भी गर्म हो अपने आप ही ठंडा हो जाएंगे? ऐसा लगता कि नहीं लगता? तो ऐसे ही अगर आपके मन में अगर नेगेटिव भावनाएं ना हो तो आसपास के जो लोग हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं। जी, कभी पत्नी के साथ कोई फिल्म देखने का मौका मिला? बहुत सारी हम तो रेगुलर देखते थे। अब छूट गया सब, लेकिन अभी तुम तो हर हफ्ते देखा करते थे। इनफैक्ट वो सेलेक्ट करती थी, हम हर हफ्ते देते थे। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। धूप लगेगी जब जब तुमको सजना, डारूंगी मैं आंचल की छैया, सांझ पड़े जब थक जाओगे बलमा, वारूंगी मैं गोरी गोरी भैया, डोलूंगी बनके चांदनी मैं तेरे अंगना, डोलूंगी बनके
सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं मीनू खरे। हमारे विशेष अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। खाने में क्या पसंद करते हैं और कैसा खाना ज्यादा आमतौर पर खाते हैं? कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हाँ। बिल्कुल, मैं साधारण बिल्कुल जो शाकाहारी भोजन हो सकता है, फल फलहार, और मैं बाकी में व्रत वगैरह भी बहुत करता हूँ। तो वो सब वो उस प्रकार का जो पारिवारिक वातावरण से जिससे हम निकल करके आए हैं, तो उसके हिसाब से ही करते हैं। ये भी बताना चाहूँगा, मैं पहले चाय नहीं पीता था। मैं अच्छा। मैंने बचपन में ये बोला कि चाय पीना अच्छा नहीं। अच्छा। जब मैं बनारस में, मेरे डीएम साहब ने मुझे एसडीएम बना दिया। हाँ। ट्रेनिंग में था। अब एसडीएम बने तो कहीं क्षेत्र में जाते थे तो पता चला कि लोग बता कि एसडीएम साहब को तो चाय नहीं आता है। तो मेरे लिए पता चला कि कोई लस्सी ला रहे हैं, कोई चीज़ ला रहे हैं। अब मेरी वजह से मेरे साथ 10 और लोग रहते, उनको भी लाते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि भाई ये तो अगर न लूँ तो बुरा लगे, कि लोग कहें कि भाई इनको क्या लगता है कि क्यों नहीं लेते। वो भी लेना जरूरी है एक व्यवहारिकता के तौर पे। अब हमारे लिए बनाए तो औरों को बनाए। तो मैंने तब चाय पीना चालू किया कि भाई मैं चाय पीऊँगा तो बाकी सब चाय पियेंगे। ये एक साधारण सी छोटी दाम की चाय है तो वो पी लेते हैं, बाकी लोग भी चाय पियेंगे जी। देख ये रंग सांवला हुआ है मन क्यों बावला। देख ये रंग सांवला हुआ है मन क्यों बावला। क्यों बोलती हो मेरी जान, कम वक्त दिल है उतावला। ओ चाय का दीवाना ऐसा भाई चाहिए, चाय का दीवाना ऐसा भाई चाहिए। चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए, चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। स्वेगो मीठा वाला स्वाद, चाय से जुड़े हैं मेरे कई जज्बात। उन अकेली उन अंधेरी रातों में तूने ही दिया है मेरी जान मेरा साथ। दुनिया की ना ऐसी कोई राय चाहिए, दुनिया की ना ऐसी कोई राय चाहिए। चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए, चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। आप इतनी जगह विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते रहे, क्या कभी आपको जो पहली पोस्टिंग आपकी चकिया में रही, आप कुछ ऐसी बात बता सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहती हो अपनी किसी भी पोस्टिंग से संबंधित? हर पोस्टिंग का मैंने, इनफैक्ट कोई भी, चाहे चकिया की पोस्टिंग हो, चाहे आंवला का एसडीएम का हो, चाहे लखनऊ का सीडीओ हो, एडीएम, चित्र, हर पोस्टिंग में इतनी सारी चीजें हैं जो कि मुझे याद है, क्योंकि पूरे दिल के साथ में जुड़ कर गया और हर जगह कई नई नई चीजें की है, बहुत सारी चीजें की है। जब लोगों के साथ आप जुड़ जाएंगे, जो आज मैं प्रधानमंत्री जी का देखता हूँ, उनका जो है जो सोच, एकदम लोगों के साथ जुड़ कर काम, वैसे मैं हमेशा काम करता रहा। आप कहीं भी पता करेंगे तो वहाँ जो लोगों के, अभी भी मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, लोग मिलने आते हैं, इसलिए मिलने आते हैं ताकि उनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा था जी। आपको उदाहरण देता हूँ, अब लखनऊ में विकास भवन बना हुआ है। जब मैं लखनऊ का सीडीओ बना तो हमारे सारे दफ्तर जो जगह जगह, हमारा वो जिला परिषद में दफ्तर हुआ करता था, वहाँ पे 3-4 विभाग होते थे, 3-4 माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट था, ऐसे पंचायत हुआ करता था, ऐसे 3-4-5 विभाग वहाँ थे। बाकी सब विभाग कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, जगह जगह फैले हुए थे पूरे लखनऊ में। तो अब उन लोगों को जैसे किसी को बुलाना है, सीडीओ तो सबको साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। उनको बुलाओ तो पता चला, बोलते साहब यहाँ चले गए, वहाँ चले गए हैं, तो वो
वो पता चला कि जो है कल आएंगे, परसों आएंगे, पर हमारा कोई नियंत्रण था। तो मुझे लगता था कि यार जब अगर सीडीओ होकर के मैं इनके साथ नहीं मिल पाता हूँ, मुझे इनको एक दिन ढूंढना पड़ता, तो आम आदमी क्या करता होगा? आम आदमी तो घुमाते ही फिरते होंगे सब जगह जो है। तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों नहीं इन सबको मैं एक साथ बैठाऊं। हमारी रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर हुआ करती थी, मैडम रीता शर्मा जी हुआ करती थी, सेक्रेटरी हुआ करते थे, प्रमुख सचिव, उनसे मिला, उनको बताया कि सर हमको सबको एक साथ लाना चाहिए, एक दफ्तर में सब बैठे, और जिसको भी कोई काम के लिए आता तो उसका काम खाली एग्रीकल्चर थोड़ा ना होगा, कुछ और काम भी होगा। तो सारा जो आम किसान, आम गांव का आदमी है, उसका सब काम एक जगह हो जाएगा, और हमारा भी सबके ऊपर नियंत्रण रहेगा। सब सारे के सारे जो है सब देखेंगे, मैं बैठूंगा तो सारे बैठेंगे। तो बोले क्या करना चाहिए? सर एक दफ्तर बनाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि उसके बाद फिर मैं उसमें मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, वहां पे पूछा गया, उनकी सहमति हो गई। दफ्तर का पूरा कहाँ बनेगा, कहाँ से जमीन खरीदेंगे? हमने कहा हमारा ब्लॉक है, चिन्हट ब्लॉक हुआ करता था, शहर से दूर हुआ करता था जी। लोग बोले कि शहर से इतना दूर क्यों बनेगा? हमने कहा ज़्यादा नहीं, 10 साल की बात है, 10 साल में शहर वहीं पहुंच जाएगा। जब तक ये हमारा बन के चालू होगा वो शहर वहीं। आज आप देखिए चिन्हट ब्लॉक पूरा शहर के भीतर है, वहाँ विकास भवन बना। उस विकास भवन का एक एक चीज़ मैंने पूरी प्लानिंग की, कहाँ सीडीओ बैठेगा, कहाँ डीडीओ बैठेगा, कहाँ पीडी, कहाँ एग्रीकल्चर, कहाँ हॉर्टिकल्चर, सारे लोगों के साथ बैठा है। इनफैक्ट उसकी न्यूज़ उसमें माननीय कल्याण सिंह जी ने आकर के न्यूज़, कितने खुश हुए थे उस दिन पानी बरस रहा था जब उसका शिलान्यास कर रहे थे। तो मैंने उसमें कहा था देखिए भगवान इंद्र भी इतने प्रसन्न है कि आपको सर बारिश कर रहे हैं, और बारिश से करके आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रदेश में एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो विकास भवन, जहाँ पे सारे के सारे विकास के जितने लोग हैं एक साथ बैठेंगे। अब मैं समझता हूँ कि हमारे सेवा में इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैंने पब्लिक के प्रति अगर वो हमारे अगर कमिटमेंट है तो सोल्यूशंस हम देंगे। और मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि हमारा सोल्यूशन अप्रोच होना चाहिए। एक अप्रोच होता है प्रॉब्लम अप्रोच जी। कुछ भी कहिए तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो दुनिया में है, जिंदगी में प्रॉब्लम है, कौन सी जगह जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर सोल्यूशन मोड में आप सोचेंगे कि हम इसको सोल्यूशन देना, तो आपको सोल्यूशन ही सोल्यूशन नजर आता है। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। 100.7 FM रेनबो कार्यक्रम बातें मुलाकातें, आज इसका पहला अंक, और पहले अंक में हमारे साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। बहुत ज्यादा काम आपने मेट्रो के क्षेत्र में किया और आपको लोग मेट्रो मैन भी कहते हैं। कुछ आप पहले ऐसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव हैं जिनके कार्यकाल में 18 शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पूरे हुए और 27 से ज़्यादा शुरू भी हुए। मीनू जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश का ये बड़ा सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उन्होंने 2014 से काम चालू किया, एक ऐसा मौका दिया उन्होंने कि पूरे देश को एक विकास की गति, मतलब मैं कहूँगा 2014 के पहले मेरे काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग था, 14 के बाद काम करने का तरीका ही बदल गया। वो मैंने सीखा अपने प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, तो उसमें जो उन्होंने एक
देश को नई ऊर्जा दी, नए काम करने का तरीका दिया। मैं वो पूरे जुट गया उसके साथ, वो लग गया उसके साथ। और मेट्रो के बारे में, न केवल मेट्रो हमारे देश में तेजी से बढ़े, बल्कि मेट्रो हम कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हम खुद अपना प्रोडक्शन चालू करें। 2014 के पहले जो है 250 से भी कम किलोमीटर था, आज 800 किलोमीटर ज्यादा मेट्रो है। तब केवल 5 शहरों में था, आज 19 शहरों में मेट्रो है। 27 शहरों में, नए शहरों में काम चालू हो गए। और वही नहीं, करीब 1200 किलोमीटर मेट्रो पे इस समय काम चल रहा है। और हमारे देश में पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, जो दिल्ली से लेके मेरठ तक का, आप मात्र 55 मिनट में 16 स्टेशनों से रुकते हुए आप पहुंच सकते हैं। जी। बहुत जल्दी उसका जो पहला लेग 17 किलोमीटर का चालू हो जाएगा। ये सब ताकत आई कहाँ से? हमारे प्रधानमंत्री जी से ताकत है। मुझे लगा कि ये सब चीजें संभव है। ये सब चीजें पहले संभव नहीं दिखती थी, लेकिन आज आपको बता दूं कि मैं करीब 4.5 साल से ज्यादा सेक्रेटरी रहा। मेरे पीरियड में करीब 1200-1300 मेट्रो कोचेस खरीदे गए, एक भी कोच विदेश से नहीं आया। ये हमारे देश की ताकत है, या तो एल्सम से, या बम्बार्डियर से, या टीटागढ़ से, या बीएमएल से, जो हमारे देश के अंदर वो कंपनी है, वहां से खरीदी जा रही थी। आपको मालूम हुआ कि दिल्ली में हमारी 2-2 लाइनें पूरी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलती है। जब मैं पहले बार ड्राइवर से देखा, स्पेन में गया था, ड्राइवरलेस ट्रेन पे मुझे चलने का मौका, हमने कहा हमारे देश में क्यों नहीं चल सकता है। और लाए हम लोग, ला करके अपने देश में चलाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों शुरुआत की। जब मैं कोरिया गया, वहां देखा कि उनके यहाँ तो पेमेंट कार्ड होते हैं, जिससे एक ही चीज से सब जगह जा सकते हैं। हमने हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। आज देखिए, प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। जो चीज अगर कहीं दुनिया में कहीं हो सकती है, आज हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं। लोग कहते हैं आप प्रधानमंत्री जी के बहुत फेवरेट हैं और बहुत तो आपकी प्रशंसा करते हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं तो बस काम करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। और आज ये कॉन्फिडेंस है कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे, जो उनका जो एक संकल्प है कि अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाएंगे, ये सारी चीज होती नजर आ रही है। दिल्ली में था तो वहां पे जो मुझे इतनी चीजें दिख रही थी, भाई 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनाना अपने आप में बहुत बड़ा, आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मैंने सोचना आरंभ किया कि कैसे करें, क्या करें, और हमें उनसे मार्गदर्शन मिलता था। उस मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज देश में 1,23,00,000 मकान सैंक्शन है, जिसमें से करीब 95 लाख मकान पे काम चल रहा है, जिसमें करीब 65 लाख मकान पूरे होकर के, और देश के कोने कोने में मैंने जाकर देखा कि वहाँ पे हर मकान में शौचालय भी है, पीने का पानी भी है, गैस का चूल्हा भी है, बिजली का वो भी है, और वहाँ पे सारी सुविधाएं जिससे आप कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को पूरे कर सकता है। ये क्योंकि जब प्रधानमंत्री की जो सोच थी और उनसे समय समय पे जो मार्गदर्शन मिला, इसलिए उसको संभव कर पाए। हम लोग तो सिपाही है, हमारा जनरल जो अपने को हमें जो ताकत दिया, उसके हिसाब से वो सिपाही के रूप में हम लेके चल पड़े और उसको काम को करने लगे। तो वहाँ पे जब मैं था तो वैसे काम करता था। आज मैं उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव हूँ, तो जब मैंने यहाँ देखा और जो मुख्यमंत्री जी का मैं देखता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो उनकी आभा है, उनकी जो ताकत है, जिस प्रकार से उनसे मार्गदर्शन मिलता है, मुझे लगातार मार्गदर्शन मिलता था। मैं पूरे प्रदेश के लिए कोशिश तो पूरा करता हूँ अपनी तरफ से। मेरी ईमानदारी में कहीं कोई कमी नहीं दिखा सकता कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ रखा हूँ कि हमारे प्रदेश को एक अच्छी ताकतवर प्रदेश बनाने के लिए, एक प्रदेश को अच्छा गौरव देने के लिए, जो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं उनको अच्छी सुविधा देने के लिए, उसमें मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। पूरे प्रयास होगा। जी मिश्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे लग रहा है चलते चलते आखिरी प्रश्न पूछने का बहुत मन कर रहा है कि जीवन में इतना कुछ किया है, कौन से ऐसे सपने हैं जो अभी शेष हैं? मैंने कहा कि मैं आगे का बहुत नहीं सोचता। मैं एक बात तो पक्की है कि अपने देश के लिए, जैसे कि शुरू से ही कि मैं अपने देश के लिए जितना कर सकता हूँ करना चाहता हूँ, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए जितना। देखिए, बड़े भगवान की कृपा से एक मानव शरीर मिलता है, और ये आपको एक तपस्या के लिए मिलता है। तपस्या किसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे एक मौका मिला है, उस मौके को मैं पूरी तरह करना चाहता हूँ। बाकी मैं सपना नहीं देखता कि हम ये बन लेंगे, वो बन जाएंगे। अरे हम जो जहाँ पे हैं वहाँ बेस्ट करें, बाकी ईश्वर देखता है, रास्ता मेरे लिए दिखेगा कि अगली जिम्मेदारी क्या देगा, अगर क्या काम कराएगा, वो काम हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दुर्गा शंकर मिश्र जी, कार्यक्रम बातें मुलाकातें में हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए, और हमारे लिसनर्स के साथ इतने अच्छे संस्मरण, इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके इस कार्यक्रम के
अच्छे से हो, बहुत सारे लोगों को आप ला करके, जैसे मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, बहुत लोगों से बातें करें, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला